नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। तो मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। तो बात करेंगे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड पर जारी सियासत की। दूसरी खबर में बात होगी शहर में 4 जगह खुलने वाली दीनदयाल रसोई की। तीसरी खबर में बात करेंगे एमएसपी के दायरे में आने वाली सब्जियों की। और चौथी खबर में अपराधियों से जुड़ी एक खबर होगी। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने अपराधियों के जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि शिवराज के मंत्रियों को अब हर महीने अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। साथ ही तय किया गया कि सभी मंत्री हर हफ्ते सोमवार को अपने विभाग के कामों की समीक्षा करेंगे और इस आधार पर हर महीने विभागों को रेटिंग भी दी जाएगी। शिवराज सरकार में मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड देने पर प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा और कहा, रिपोर्ट कार्ड लेने से सरकारी काम में कसावट नहीं आएगी। सरकार को गरीब, किसान और बेरोजगार के लिए तत्काल ठोस कदम उठाना चाहिए। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान हुई घोषणा पर कितना अमल हुआ, प्रदेश सरकार को इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के दौरान हुई घोषणा पर सरकार से जवाब मांगेगी। जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका केवल पब्लिसिटी है। जो कमलनाथ जी का इवेंट, जो औचक निरीक्षण है, वो भी दिग्विजय सिंह जी उस जमाने में कर चुके हैं कि हेलीकॉप्टर से किसी भी गांव उतर जाते। तो एक वो पुरानी चीज़ों की नकल कर रहे हैं। कसावट तो केवल एक चीज़ से होगी कि जो आज किसान परेशान है, जो छोटा छोटा व्यापारी परेशान है, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जो 28 बाई इलेक्शन में जो घोषणाएं की है, जो वादे किए हैं, उनको पूरा करें, उससे कसावट आएगी अगर वो पूरे होते हैं। तो मंत्रियों को देना होगा अपना रिपोर्ट कार्ड। इसको लेकर जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि विभागों को या मंत्रालयों को उस हिसाब से रेटिंग भी दी जाएगी। तो अब कामों की समीक्षा करेंगे मिनिस्टर्स अपने डिपार्टमेंट्स की और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, वो भी सबमिट करना होगा। यानी अब कामों को लेकर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि 5 साल सरकार ने क्या काम किया, उसको लेकर बात करेंगे। अब कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हर महीने अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों को देना होगा। अंकुर अध्वर्य विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छी पहल की ओर जाती हुई शिवराज सरकार कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि मंत्रियों को अपने विभागों की समीक्षा खुद ही करनी है, उसके आधार पर रेटिंग्स भी होंगी। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस कह रही है कि ये तो सब आप करते रहिएगा, लेकिन गरीब, बेरोजगार, किसान को लेकर कब बात करेंगे? जो घोषणाएं आपने की उस पर कब अमल हो रहा है, कब तक काम कर रहे हैं? इसको लेकर कांग्रेस जवाब मांग रही है। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, चौथी बार भाजपा की सरकार आने के बाद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बनने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो भी मंत्री हैं वो अपने महीनेवार रिपोर्ट कार्ड अपना तैयार करेंगे कि उनके विभागों में क्या क्या महीने भर में काम हुए, जनहित से क्या क्या योजनाओं पर काम हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर पूरा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री को सौंपना होगा। उसके बाद रेटिंग होगी कि किस मंत्री ने अच्छा काम किया और किस मंत्री का परफॉर्मेंस लो रहा। इसको लेकर पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्रियों ने तंज कसा है कि ये सब चीजें तो कांग्रेस के जमाने में भी होती थी, लेकिन आज जरूरत है गरीबों को, कोरोना से पीड़ितों को जाना से जाना सुविधाएं मुहैया कराने की। वो काम सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ इस तरह की दिखावेबाजी कांग्रेस भाजपा सरकार कर रही है। अब ऐसे में क्या लगता है, इससे कोई सुधार होने वाला है उन अधिकारियों के कामों में जो सिर्फ टालते ही हैं कामों को? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जो कामों को टालना ही पसंद करते हैं, यूं कहें कि उनसे टलवाया ही जाता है काम। तो फिर क्या उनके कामों में कसावट ला पाएगा ये सिस्टम? जी बिल्कुल, जो अधिकारी कर्मचारी लेट लतीफी करते हैं कामों को, जो सरकार की योजना है, उस जनहित ऐसी योजना है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, उनमें लेट लतीफी करते हो, उन पर लिस्ट तौर पर लगाम कसी जाएगी। मंत्री पूरे विभाग की समीक्षा करेगा, तमाम अधिकारियों को बुलाएगा, उसके बाद अपना पूरा महीने भर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। निश्चित तौर पर इसमें काफी कुछ कसावट आएगी और जो अधिकारी अभी तक मनमानी और लेट लतीफी करते थे उनमें भी सुधार होने की आवश्यकता है। चलिए, सुधार होने की आवश्यकता बने रहेगा अंकुर हमारे साथ। तो हर महीने अब होगी विभागों के समीक्षा और मंत्रियों को ही इस मामले में ध्यान देना है, क्योंकि अब वही रिपोर्ट कार्ड, उनका भी रिपोर्ट कार्ड तय होगा और उनके डिपार्टमेंट्स की रेटिंग भी होंगी। लेकिन इससे
क्या उन अधिकारियों के कामों में कसावट आएगी जो सिर्फ लेट लतीफी के लिए ही जाने जाते हैं? सिस्टम में कसावट आएगी, काम जल्दी होने लगेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो यथावत बने हुए हैं। राजधानी भोपाल के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए नगर निगम 4 नए स्थानों पर दीनदयाल रसोई शुरू करने जा रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस बार भोजन की कीमत दोगुनी कर दी गई है। अब लोगों को 5 की बजाय 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन अब 4 और स्थानों पर 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं जानकारी देते हुए नगर निगम उपायुक्त ने बताया, नई रसोई खोलने के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां स्लम एरिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। आदेश में पानी, बिजली जैसी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इन नए सेंटरों को फिलहाल पुराने भवनों को रेनोवेट करके संचालन शुरू करेंगे और नए शेड बन जाने के बाद रसोई घरों को वहीं पर शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अप्रैल 2017 में शिवराज सरकार ने गरीबों को रियायती दरों पर यानी कि 5 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी और अब तक भोपाल में एक ही दीनदयाल रसोई का संचालन सुल्तानी अस्पताल के सामने शाहजहानी पार्क में हो रहा है। वहीं फिर से अब शिवराज सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने दीनदयाल रसोई को और बड़े पैमाने पर खोलने की घोषणा की। इसके बाद अब शहरों में रसोई शुरू हो रही है। अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बहुत ही लोगों को पसंद आने वाली योजना है, यूं कहें कि सराहनीय पहल दीनदयाल रसोई योजना, जिसके बाद हर गरीब को लगने लगा था कि अब वो भूखा नहीं सोएगा, भरपेट उसको पौष्टिक भोजन मिलेगा। 5 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब देने 10 रुपए पड़ेंगे। अब लेकिन क्योंकि एक ही जगह पहले दीनदयाल रसोई योजना थी, अब जगह जगह ये रसोई शुरू की जा रही है। हालांकि 4 की बात अभी हो रही है और ऐसे एरिया को चुना जा रहा है जहाँ स्लम पॉपुलेशन रह रही हो। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि अब गरीब भूखा नहीं सोएगा अंकुर, या इसे किसी और एंगल से भी आप देखते हो तो बताइएगा। बिल्कुल, सरकार की मंशा यही है कि गरीब और बेसहारा व्यक्ति हैं जो 2 वक्त का पूरा भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते, ऐसे में उन्हें रियायती दरों पर पहले 5 रुपए था, अब 10 रुपए कर दिया। दीनदयाल रसोई शुभारंभ की जाएगी। पहले भी भाजपा की सरकार ने दीनदयाल रसोई शुरू की थी। भोपाल में एक जगह शाहजहानी पार्क में दीनदयाल रसोई थी, लेकिन अभी 4 जगह रहेगी और खासतौर पर ऐसे इलाकों को चुना गया है जहाँ स्लम एरिया, मजदूर वर्ग के लोग या बेसहारा लोग रहते हैं। उनको अब 5 की जगह 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। नगर निगम के द्वारा इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। निश्चित तौर पर नगर निगम के द्वारा इसकी तैयारियों के साथ साथ 6 स्थानों को भी चयनित कर लिया गया और दिसंबर के पहले हफ्ते में चालू हो जाएंगे। गरीब, बेसहारा और जिनके पास भोजन नहीं होता था, उनको एक रियायती दरों में 10 रुपए रियायती दरों में भोजन उपलब्ध हो पाएगा। जाहिर है अंकुर कि अब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो इस योजना को लेकर भी बीजेपी ने, जब विपक्ष में बीजेपी थी तभी सवाल बड़े उठाए थे कि आपने गरीबों के हित की योजना दीनदयाल रसोई योजना, जो उनका पेट भरती थी, उस योजना को बंद किया। उस पर भी सियासत हो रही थी। लेकिन अब एक नहीं 4 ऐसी दीनदयाल रसोई हम देखेंगे जो राजधानी भोपाल में ही खुली होंगी। जाहिर है इस पर सियासत एक बार फिर होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो दीनदयाल रसोई को बंद कर दिया गया था। इसका काफी कुछ बीजेपी ने विरोध भी किया था और भी कई संस्थाओं के द्वारा विरोध किया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार पुनः है तो अभी एक जगह संचालित हो रही थी दीनदयाल रसोई, अब 4 जगह संचालित होगी। निश्चित तौर पर सियासत तो गरमाएगी, लेकिन जो ये रसोई, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के साथ एक NGO है, उसके माध्यम से ये दीनदयाल रसोई संचालित की जाएगी। लोगों को, गरीबों को, बेसहाराओं को एक रियायती दर पे 10 रुपए मात्र देने पर भरपेट भोजन मिल सकेगा। बिल्कुल अंकुर, बने रहिए आप हमारे साथ। तो रियायती दरों पर भरपेट भोजन मिल सकेगा गरीबों को और स्लम एरियाज को चुनकर वहां पर ये रसोई शुरू की जाएगी ताकि जो आसपास रहने वाले गरीब मजदूर हैं वो बहुत ही कम कीमत पर पेट भर के खाना खा सकें और कोई भी गरीब इस प्रदेश में, कम से कम राजधानी में, भूखा ना सोए। इसी मंशा के साथ दीनदयाल रसोई योजना तब भी शुरू की गई थी और अब इन रसोइयों की जो संख्या है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। नगर निगम NGO के साथ मिलकर इस योजना को शुरू करेगा या फिर यूं कहें कि इस पर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। ये तय हो गया है कि करीब 12 सब्जियां इसके दायरे में आएंगी। यदि समर्थन मूल्य से कम पर किसानों की सब्जियां बिकती हैं तो उसके नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। उद्यानिकी विभाग इस संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री की मोहर लगने के बाद भिंडी, लौकी, गोभी समेत
करीब 1 दर्जन सब्जियां न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आ जाएंगी। आपको बता दें, सरकार ने प्रदेश में इसके लिए हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी कर ली है। पहले अधिकारियों ने केरल की तर्ज पर सब्जियों के दाम तय करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। दरअसल हरियाणा में 16 सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय कर रखा है। इसके मुताबिक ही किसान से सब्जियां खरीदी जा रही हैं। उधर केरल सरकार ने 1 नवंबर से इतनी ही सब्जियों के दाम तय किए हैं, और क्यों इस केरल की जगह हरियाणा मॉडल को चुना जा रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अंकुर अध्वर्यु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सब्जियों पर समर्थन मूल्य, इसको सुनने के बाद ही किसानों के चेहरे में, खासतौर पर वो किसान जो सब्जियों को उगाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ गई थी, क्योंकि अब तक उनकी सब्जियां या तो औने पौने दामों पे खरीदी जाती थी, या तो बहुत ज्यादा महंगी बिक रही थी, लेकिन किसानों को बहुत कम दाम मिलता था, या तो फिर वो अपने ट्रकों पर ट्रक चला देता था अपनी खुद की फसलों पर। ये स्थिति थी। लेकिन अब एमएसपी पर जब सब्जियां खरीदी जाएंगी तो फायदा किसानों को होगा, लेकिन उस पर भी कई सवाल हैं। अब जो ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं, हरियाणा फॉर्मूला, केरल फॉर्मूला, इस पर भी आप अपनी बात रखिए। अंकुर, कैसे देखते हैं इस खबर को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सब्जियों के दाम समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश में रखे जाएंगे। जिस तरह से पहले आपने बताया केरल मॉडल था, केरल मॉडल के बाद अब हरियाणा मॉडल अपनाया गया। निश्चित तौर पर हरियाणा मॉडल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर सब्जियों के दाम होंगे। इसके लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। भिंडी, लौकी, गोभी समेत करीब 12 जो सब्जियां हैं वो समर्थन मूल्य पर रहेंगी। मैं आपको बताऊं, किसानों की जो सब्जियां थी वो बिचौलियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा सस्ते दामों में खरीद ली जाती थी और फिर बाहर फुटकर में महंगे दामों में बेची जाती थी। पिछले दिनों सब्जियों के दामों को लेकर काफी कुछ गहमागहमी भी हुई, काफी सियासत भी हुई, क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम इस तरह से बढ़े थे तो काफी कुछ आम आदमी की पेट पर भी काफी कुछ कह सकते हैं कि उस पर भी आहत हुआ था। लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि सब्जियों के दाम समर्थन मूल्य पर होंगे और किसानों को जो उनकी उपज है उसका ठीक दाम मिल पाएगा, और जो बिचौलिए बीच में जो इस तरह से पूरी कह सकते हैं कि किसानों का हक छीन लेते थे, उन पर भी अंकुश लगेगा। बिल्कुल अंकुर, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सब्जियों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार सब्जियां खरीदेगी। हरियाणा मॉडल के तहत इस पूरे प्रोग्राम को प्रोसेस में लाया जा रहा है और तंत्र इस पर काम भी कर रहा है। जल्द ही इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी कि ऐसी कई सब्जियां हैं जो भले ही सरकार खरीदे लेकिन रखी नहीं जा सकती, और ये भी सवाल है कि सब्जियां खरीदने के बाद, हम प्याज की बात कर लें तो स्टॉक करने के लिए, या फिर गेहूं की बात कर लें तो स्टॉक करने के लिए सरकार के पास जगह नहीं होती थी, वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था अनाज। अब देखते हैं कि समर्थन मूल्य पर सब्जियां तो खरीदी जाएंगी, लेकिन उसका जनता के बीच पहुंचना, ये जो साइकिल है, ये कैसे चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अब ना तो किसी बदमाश का जुलूस निकाला जाएगा और ना ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश ने इस संबंध में प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देशित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अब जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। आरोपी, संदेही और गिरफ्तार लोगों को पुलिस सार्वजनिक नहीं करेगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी कैलाश मकवाना ने आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, किसी आरोपी या संदेही के फोटो भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस ने बदमाशों और अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने के साथ ही लोगों में विश्वास बनाने के इरादे से इनका जुलूस निकालना शुरू किया था। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि लोग इनके बारे में जानें, ताकि ऐसे लोगों से बचकर रहें। इसमें मुख्य रूप से चोरी, लूट, रेप, छेड़छाड़, गुंडागर्दी करने वाले अपराधी होते थे। लेकिन पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए पुलिस को आरोपियों और संदिग्धों की फोटो जारी करने से रोक लगा दी है। इसके बाद से मध्य प्रदेश में पुलिस ने सार्वजनिक रूप से आरोपी, संदेही, गिरफ्तार लोगों के फोटो देना बंद कर दिया है। तब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी कि कई बार ऐसा भी होता है कि आरोप सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसको तो आपने पूरे जुलूस निकाल दिया, ये दर्शा दिया कि यही है क्रिमिनल, यही है बलात्कारी, यही है दुष्कर्मी। तो कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका एंगल क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हमारे ब्यूरो हेड है। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अपराधी है, संदेही है, जैसे कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि क्राइम साबित ही नहीं होता, उससे पहले इसका जुलूस निकाल दिया जाता है। तो क्या यही वजह है या कुछ और भी आप देखते हैं इसके पीछे? पारुल जी, दरअसल ये मामला अभी का नहीं है, जुलूस निकालने पर पहले से ही पाबंदी है जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है। पुलिस जुलूस उन लोगों का भी निकाल देती है जो अपराधी नहीं है, बाद में कोर्ट से बरी हो जाते हैं।
ऐसे लोगों के मामले मानवाधिकार आयोग में भी और कोर्ट के संज्ञान में भी आए हैं कि कुछ बेकसूरों को भी इस तरह से बेइज्जत कर दिया जाता है। इस कारण ये मामला है। पहले भी जैसे लूट के मामले होते हैं, डकैती के मामले होते हैं, उनमें पुलिस अपना उनका चेहरा नहीं दिखाती अपराधियों का, क्योंकि एक कोर्ट में प्रक्रिया होती है कि जिनके साथ उन्होंने वारदात की है वो कोर्ट में उनकी पहचान करते हैं, पुलिस के सामने पहचान करते हैं। यदि वो फोटो यदि अखबार में या मीडिया में किसी सामने आ जाता है तो फिर वो उसको बचाव का एक तरीका मिल जाता है कि हमारा फोटो अखबार में छपा है या मीडिया में आया है, उसमें जिसके साथ वारदात हुई उसने देख लिया पहले से और अब उसने हमें पहचान कर ली है। कोर्ट के एक कानून का एक नियम है कि 100 मुलजिम भले ही छूट जाए, एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस थ्योरी पे कानून चलता है और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में ऐसे मामले आए हैं, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, ऐसे लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे लोगों के साथ भी पुलिस ने अपनी दुश्मनी बनाई है कि जिनका जुलूस निकाला गया है। अपराधियों को जुलूस पहले पुलिस नियमानुसार नहीं निकालती है, क्योंकि वो ये बताती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है या हम आज पकड़ के पैदल रास्ते से ले जा रहे हैं, जिसको हम जुलूस कहते हैं। वो आज भी पुलिस उसको कानून में ऐसी ढील है कि वो कर सकती है, किसी को पकड़कर थाने तक ले जा सकती है। तो इसको जुलूस का हम रूप देते हैं। लेकिन कोर्ट में यही मामला गया, जो लोग निर्दोष निकले हैं उन्होंने कोर्ट के संज्ञान में ये लाया कि हमारी जुलूस निकाल दिया, हमारी मानहानि की, हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है पुलिस ने जानबूझकर। इस कारण ये निर्देश देने पड़े। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब आगे क्योंकि ये आपने भी बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, पुलिस के पास गाड़ी नहीं है, कई बार हमने बाइक पर भी बिठाकर लेकर जाते हुए देखा है, अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो हाथ में हथकड़ी होती है, पीछे और आगे एक कोई पुलिस बैठी होती है, कोई कांस्टेबल बैठा होता है और वो ले जाते हैं। तो अगर ये कहीं लिखा नहीं हुआ है और फिर भी अगर ये आगे होता है आदेश के बाद भी और लॉजिक यही दिया जाता है, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी या फिर कोई ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे, कोई कठोर कार्रवाई होगी कि आपको इंतजार करना पड़ेगा गाड़ी का? क्या आगे देखते हैं आप? कभी प्रॉब्लम ही हो गई, चलिए तो फिर क्या होगा आगे? पारुल, अभी दरअसल क्या हो रहा था, पुलिस चौराहे पे ले जाने वाली बात अलग थी, लेकिन उनके साथ मारपीट करती थी, उनको उठक बैठक लगाती थी और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करती थी। ऐसे कई वीडियो ऑडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर भी। ये कोर्ट के संज्ञान में भी आया, पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में भी आया। जुलूस की शक्ल में उनको पकड़कर ले जाना थाने तक, ये उस श्रेणी में नहीं आता। आप यदि उनको बेइज्जत कर रहे हो सार्वजनिक रूप से, यदि वो कुख्यात अपराधी है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, यदि उन पे 12 से 15 अपराध दर्ज हैं, वो निगरानी में है, उनको कहीं पकड़ के आप अपनी गाड़ी तक ले जा रहा हो या थोड़ी दूर पे थाना है वहां तक ले जा रहा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इसका फायदा अब भी पुलिस उठाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा भी है और पुलिस की मंशा भी रहती है कि जब तक सामाजिक रूप से इनको बेइज्जत नहीं किया जाएगा तब तक अपराधों पर अंकुश लगना मुश्किल है। क्योंकि इनका समाज में ही खौफ होता है, जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनका समाज में ही खौफ होता है। लेकिन इसका दुरुपयोग इस तरह से किया जाता है पावरफुल लोगों को, जो लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करने का जिनके ऊपर जिम्मा रहता है, वही उनका उल्लंघन करने लगते हैं और ऐसे लोगों को भी प्रताड़ित करने लगते हैं इसकी आड़ में, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो जो मान सम्मान रखते हैं और उन पर किसी तरह के आरोप लगे। आरोप लगना एक अलग बात है, कोर्ट में सजा हो जाना एक अलग बात है। जब तक कोर्ट से सजा नहीं हो जाती तब तक हम उसको आरोपी नहीं कह सकते या उसको सजा याफ्ता नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके साथ कार्रवाई करती है, उनका जुलूस निकालती है, तो सामाजिक रूप से तो उनका बहिष्कार हो जाता है, उनको वो सजा मिल जाती है जो उन्होंने क्राइम किया नहीं है। यही कारण है कि ये निर्देश देना पड़े और मुझे नहीं लगता कि ये मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कहीं अपराधियों पर लागू होंगे। हमने देखा है एनकाउंटर जिस तरह से पुलिस करती है, कई सवाल उठते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर ले लिया आप उत्तर प्रदेश का, कि गाड़ी पलट गई, एनकाउंटर हो गया, बाद में जांचें चलती रहती हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस का रवैया इस आसानी से नहीं बदलने वाला है। ये आम लोगों के लिए है और आम जो लोगों के मानवाधिकारों में, पुलिस का कहना है कि मानवाधिकार इंसानों के भी हैं, अपराधियों के भी होते हैं, लेकिन पुलिस वालों के भी तो हैं। यदि उनके खिलाफ उन पर कार्रवाई करते हैं, बदमाश उन पर हमला करते हैं, तो फिर वो अपने मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते क्या? यही कारण है कि इसमें पुलिस को बचाव के तरीके भी हैं और कानून में ऐसी पोल भी है कि वो बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये अगर आदेश आया भी है, निर्देश दिए भी गए हैं तमाम आईजी डीआईजीज को, तो जाहिर है वो पालन करेंगे। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि एक संदेश देना है, या फिर कई बार हमने ये भी देखा है कि पुलिस अपनी खुंदस ही निकालती है, तो ऐसा भी अगर करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई तो बनती नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। अब आने वाले समय में आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक चीज़ हमने ये भी इसमें डिस्कस की
कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आपने भी बताया कि फिर वो बाद में मानहानि का दावा भी करते हैं, बात भी करते हैं कि उनके साथ जुलूस निकाला गया, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी इंसल्ट की गई सरेराह। तो फिर ऐसे लोगों के साथ तो फिर सर गलत होगा ना। अगर चलिए आपने 5 लोगों को पकड़ा, उनमें से एक दोषी नहीं है, लेकिन आप पीट तो 5 को रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके साथ गलत होता है, यही कारण है कि ये निर्देश देना पड़े। और ये निर्देश पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे सामान्य तौर पर निर्देश जारी होते रहते हैं कि किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन ना किया। हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग है, वो इन मामलों में संज्ञान लेता है। यदि कोई बाइज्जत बरी होता है तो वो पुलिस पर भी केस करता है कि उसको झूठा फंसा है, सामने वाले पर भी केस करता है, उसका अधिकार है उसको। तो ये उसके अधिकारों का भी हनन होता है। यही कारण है कि ये इस तरह के निर्देश जारी करना पड़ रहे हैं और आगे भी आपको करते रहना। इससे इतना जरूर होगा कि जो निर्दोष लोग हैं और बेकसूर लोग हैं, जो पुलिस की नफरत के कारण या कुछ रंजिश के कारण, आपसी विवाद के कारण उनके शिकार बन जाते हैं, उनको बचत मिलेगी इससे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, काफी अच्छे से आपने समझाया इस मामले को। तो देखिए, अब निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन एक पहलू ये भी कि जो अपराधी होते हैं ना, उनके भी मानव अधिकार होते हैं और उनका भी हनन नहीं होना चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो पहले कोर्ट उसको साबित कर दे कि वो निर्दोष है या गलत है, उसके बाद आप जुलूस वुलूस का सोचिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोगों का भी जुलूस निकाल दिया जाता है और बाद में कोर्ट से जब वो बरी होते हैं तो वो अपनी बात रखते हैं और बताते हैं कि उनके मानव अधिकार का हनन हुआ है, मानहानि तक की बात कही जाती है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए, पहलुओं को समझते हुए निर्देशित किया गया कि अब जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जो भी अपराधी, संदेही या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया हो, कोर्ट अपना काम करेगा। पुलिस वाले ही ना इस चीज़ को फॉलो करने लगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1668 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,99,992 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3209 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,82,544 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 14,199 मामले सक्रिय हैं और वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना के 332 नए मरीज भी मिल चुके हैं, जबकि इंदौर में 572 केस सामने आए हैं। भोपाल में अब तक 30,664 मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 511 की मौत हो चुकी है, जबकि 27,556 मरीज ठीक भी हुए। इंदौर की बात करें तो यहाँ कुल मरीजों की संख्या 40,966 हो गई है, जबकि 35,324 जो मरीज हैं वो स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में कोरोना की चपेट में आने से कुल 746 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो 43,082 नए केसेस के साथ कुल मामले 93,09,778 788 हो गए हैं। 492 नए मौत के साथ आंकड़े मृतकों के जो हैं वो 1,35,715 हो गए हैं। देश में कुल 4,55,555 एक्टिव केसेस भी हैं और अभी भी नहीं रुके तो हमारे देश में जो संक्रमितों की संख्या है वो 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अंकुर, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, कोवैक्सीन भी अब जिसके टेस्ट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़ों का बढ़ना है वो ये बताता है कि जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शादी समारोह है, अब तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग किसी तरह से चेत नहीं रहे हैं। 500 के ऊपर इंदौर के आंकड़े जा रहे हैं, 400 के ऊपर भोपाल के आंकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यही है कि लोगों के द्वारा अपने स्वास्थ्य के साथ अपने लेट लफ्ती भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यही कारण है कि इंदौर महानगर में जो बीच में नियंत्रण हो गया था, अब फिर से 500 से जाना आंकड़े रोज के आ रहे हैं। भोपाल में 300 से ऊपर, 300 से 400 के बीच में लगातार रोज संक्रमित मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर कहेंगे कि कोरोना लगातार अपना फिर से उग्र रूप धारण कर चुका है। भोपाल की बात करें तो कोरोना में अभी तक 2,597 केस एक्टिव हैं और मध्य प्रदेश में पूरी बात करें तो 1,668 केस अभी एक्टिव है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.8 है, लेकिन अब जिस तरह से कोवैक्सीन आई है, कोवैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू हो रहा है, उसके बाद थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है कि अगर ये ट्रायल सक्सेस होता है तो लोगों को काफी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन आज भी जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, मास्क लगाने की। लगातार सरकार सख्ती बरतते हुए है, लेकिन जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो खुद जागरूक हो जाइए, कोरोना भी थमना शुरू हो जाएगा।
लेकिन आप लापरवाह हो रहे हैं। जी हाँ, हम जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में काफ़ी भीड़ है, ना हम सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं, ना हम मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर तो दूर की बात है। अभी स्टार्टिंग में जब कोरोना आया तो कहा था ना कि टच होने से भी फैल रहा है। किसी चीज़ को अगर कोरोना पॉजिटिव ने टच किया है और उसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं तो वो भी फैलता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा अब डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी वही फॉर्मेट है, कोरोना छूने से भी फैल रहा है। किसी चीज़ को अगर कोरोना पॉजिटिव ने छुआ और उसी को आपने टच किया तो वही फैल रहा है। तो इसलिए सैनिटाइजर का भी उपयोग ज़रूरी है, मास्क इसलिए ज़रूरी है, अगर आसपास में आपके कोरोना पॉजिटिव तो आप बचे रहें, इसका ध्यान रखिए। और नहीं ध्यान रखेंगे तो आने वाले दिनों में आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए, और उसके बाद कितनी समस्याएं होती हैं आप ये जानते हैं ना, सांस की तकलीफ होना, लंग्स का प्रॉब्लम होना, अगर पहले से कोई बीमारी है तो और भी ज़्यादा खतरे की घंटी है। तो ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।